हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक सीरीज़ चल रहा था, जिसमें हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं आ गई हूँ लेके आज आप सबके लिए पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 से लेके 200 तक। इसके बाद 2 सीरीज पार्ट और आएंगे इसके। तो पूरे पार्ट के जानकारी के लिए, कंप्लीट वर्कशॉप कैलकुलेशन के सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो को डालूं सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। 124 क्वेश्चन नंबर, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो बिल्कुल क्या ये ट्रू है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। तो 124 का क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है 125। पूछा गया है 1 माइल इज इक्वल टू 1.91 किलोमीटर। मतलब 1 माइल जो है वो इक्वल होता है, बराबर होता है 1.91 किलोमीटर के। तो ये गलत है, क्योंकि 1 माइल जो किसके बराबर होता है? 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 125 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 126। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट बोला गया है न्यूटन मीटर। तो पहले हम जान लेते हैं कि टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जो होता है एक प्रकार का शक्ति होता है, जो क्या करता है, किसी भी जो मशीन को उसके धुरी पे घूर्णन कराता है। तो इसे क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क को किससे मापते हैं हम लोग? न्यूटन मीटर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 126 क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है 127। करंट इज़ द फ्लो ऑफ प्रोटोन। तो क्या करंट प्रोटोन का फ्लो होता है? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फ्लो ऑफ चार्ज है। तो 127 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 128। यूरेका वायर इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रियोस्टेट। तो यूरेका वायर क्या इस्तेमाल करते हैं रियोस्टेट बनाने में? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। तो रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, जहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा रेंज का रेसिस्टेंस का ज़रूरत होता है, प्रतिरोध का ज़रूरत होता है, वेरिएबल प्रतिरोध का ज़रूरत होता है। वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वायर जो है वो 6 प्रकार का होता है। एक तो नॉर्मल कॉपर वायर, दूसरा होता है ACSR वायर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऊपर जो ओवरहेड लाइंस होते हैं उसमें करते हैं। तीसरा होता है फ्यूज़ वायर, जिसका हम लोग फ्यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। चौथा होता है आपका यूरेका वायर। तो यूरेका वायर का इस्तेमाल एक्चुअली हम लोग करते हैं रियोस्टेट बनाने में। उसके बाद होता है नाइक्रोम वायर, और उसके बाद एक होता है आपका GI वायर, जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग टेलीफोन तार में करते हैं, या फिर हम लोग अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या यूरेका वायर से हम लोग बनाते हैं रियोस्टेट। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। पूछा गया है kWh इज़ द यूनिट ऑफ। तो kWh क्या होता है? किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर हम लोग क्या मेज़र करते हैं? एनर्जी मेज़र करते हैं। जब आप देखते होंगे, जब भी घर में हम लोग के यहाँ जो कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूनिट खर्च हो रहा है, तो हम लोग किसे मेज़र करते हैं? kWh में। तो kWh से क्या मेज़र करते हैं हम लोग? एनर्जी मेज़र करते हैं, ऊर्जा मेज़र करते हैं। तो क्या हो जाएगा 129 का आंसर? एनर्जी या फिर ऊर्जा। नेक्स्ट है 130। रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज़। मतलब इसे पूछा गया है कि जो प्रतिरोध होता है उसका उल्टा क्या होता है? तो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंडक्टेंस। नेक्स्ट है 140। इन सीरीज सर्किट द करंट इन इच रेसिस्टेंस इज। पूछा गया है जो सीरीज सर्किट जो होता है, श्रेणी क्रम में जो हम लोग लगाते हैं, सर्किट जो बनाते हैं, तो उसमें करंट जो है प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है? तो समान होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी सीरीज़ में सर्किट रहेगा तो उसमें क्या होगा? सीरीज़ में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, और पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम। नेक्स्ट है 141। कार्बन जिंक सेल इज़ अ डैश सेल। तो कार्बन जिंक सेल जो है वो क्या होता है? एक प्रकार का ड्राई सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई सेल भी लिख सकते हैं, या हम लोग उसे प्राइमरी सेल भी कह सकते हैं। और जनरली इसमें कितना वोल्ट होता है? 1.15 वोल्ट होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होता है, कंपोनेंट होता है, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन जिंक सेल इज अ ड्राई सेल या फिर प्राइमरी सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डैश सेंटीग्रेड। तो मैंने पहले भी इसका फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में पूछा है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? जिसका फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, जहाँ C क्या है? सेंटीग्रेड, और F क्या है? फ़ारेनहाइट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी।
मतलब फोर्स जो है क्या वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, तो ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो 143 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में जो चेंज आता है dp/dt, तो क्या वो बराबर होता है जो हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं उसके, मतलब dp/dt जो है क्या बराबर होता है फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, क्या कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं, F=ma, तो ये क्या हो जाएगा 144, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 145, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोला गया कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या जो हम लोग फोर्स लगाते हैं क्या उस डायरेक्शन में ये काम करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा ही जो है वो अपोजिट उसके काम करता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, एक रेसिस्टेंस देता है किसको, अप्लाइड फोर्स को, तो ये हमेशा क्या विपरीत दिशा में काम करता है, जो भी फोर्स उसमें चल रहा होता है एक्टिंग फोर्स जो है उसके हमेशा वो विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 146, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4πr²। तो जो कर्व सरफेस जो होता है जो गोलार्ध कहते हैं, तो उसका क्या है, जो अगर r दिया हुआ है रेडियस, उसका क्या होगा एरिया, तो क्या होता है उसका एरिया 4πr², तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट नहीं, तो क्या होता है ये dq/dt, बिल्कुल सही है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है dq/dt इज इक्वल टू I, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 148, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज डैश एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज डैश। बोला गया है कि वॉल्यूम जो है वो किसी सिलेंडर का क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है कर्व सरफेस का, तो क्या होता है किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है πr²h, याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जो कर्व सरफेस जो गोलार्ध होता है उसका क्या होता है एरिया 2πrh, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला हो जाएगा πr²h, दूसरा हो जाएगा 2πrh। नेक्स्ट है वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज। पूछा है कि किसी भी जो बॉडी है उसका अगर मास m है तो उसका वेट कितना होगा, तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, उसमें दिया जाता कि वो अगर अर्थ के मतलब सेंटर पे है तो क्या होगा, इस टाइप का कुछ होता तो इसका आंसर निकालते, या 1% डिक्रीमेंट में क्या होता। तो वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास अगर सिर्फ ऐसे पूछा है m, तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, मगर मान लेते हैं अगर ये पूछता कि पृथ्वी के ये पोल पे है तो क्या होता है, 0 होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, इफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इज 2 मीटर देन वर्क डन इज। हमें पता पूछा है मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो पूछा है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F×S, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया हुआ है 10, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2, कितना हो जाएगा 10 × 2 20, तो 150 का आंसर हो जाएगा कितना 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश कैलोरी। बोला गया है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है मतलब कितना हीट ज़रूरत पड़ता है किसी भी वाटर 1 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में, उसे क्या कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1000 कैलोरी के। तो क्या हो जाएगा 151 का आंसर 1000 कैलोरी। नेक्स्ट है 152, 1 किलोवाट इज इक्वल टू डैश HP। पूछा गया कि 1 किलोवाट जो होता है 1 kW मतलब 1000 वाट, वो कितना HP के बराबर होता है। तो हमें पता है 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है 746, ठीक है। तो बोला है कि 1 किलोवाट कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है कि 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है 746 वाट होता है, तो 1 वाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/746, और 1000 इज इक्वल टू 1/746 इंटू 1000। जब उसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 1.341 HP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 152 क्वेश्चन नंबर का 1.341 HP। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 153। पूछा है 153 में डाइन इज द यूनिट ऑफ। तो डाइन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में
जो फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। तो 153 का आंसर हो जाएगा फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। 95 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, यहाँ पूछा नहीं है फ़ारेनहाइट में, क्यूमर में या केल्विन में, तो खैर हम लोग फ़ारेनहाइट में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 154 का आंसर 203, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग वैसे इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। 700 वाट इज इक्वल टू डैश एच पी। सेम वैसे ही बनेगा, हमें पता है 1 एच पी इज इक्वल टू कितना होता है 746 वाट। तो 700 वाट बराबर कितना हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो 0.939 एच पी। कन्वर्ट करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। तो इसे पूछा गया है 180 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई रेडियन बोलते हैं ना इसको हम लोग। तो क्या हो जाएगा 180 इंटू पाई बाय 180, इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई, मतलब 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। बहुत ही आसान है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ देते, क्या हो जाएगा 156 का आंसर पाई हो जाएगा इसका आंसर। आप देख भी सकते हैं, मैं एक इमेज डाल देती हूँ, आप इसमें भी देख सकते हैं कि कैसे ये बना। दिया हुआ यहाँ पे कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू 20 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व कीजिए इसको। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा अगर ए प्लस बी 9 दिया हुआ और ए बी कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी तो हमें पता है, ए बी पता है, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू नहीं पता है। तो पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 9। तो हम दोनों जगह स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है ये पता है कि a कितना होगा, a b का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दिया हुआ कितना 20 इज इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। हम इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसको। तो पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू, लिख सकते हैं इसको इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जस्ट निकाले हैं, कितना है 41 है, माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 20 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा ना, कितना हो गया 189 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जाए फिर से, तो आपसे पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इतना दिया हुआ था आपको। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था, ए प्लस बी दिया हुआ था, ए बी दिया था। पहले हम क्या किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे, तब क्या समझ में मेरा क्वेश्चन बन जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। बहुत जगह मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने इसको सॉल्व किया है। क्या किया है, पूछा गया जब आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप कैसे इसको ए प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो आप यही प्रोसेस को अपनाएंगे। वो गलत जो बहुत जगह मैं देख रही हूँ कि बहुत वीडियोज में या बहुत जगह लोगों ने से बनाया, तो वो गलत है। आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया, ना कि ए प्लस बी का होल क्यूब पूछा गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 158 में, द वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग जार ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर इज डैश। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक मेजरिंग जार है जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, सिलेंडर की तरह इसका क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हमें पता है, आर पता है, एच पता है, निकल जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 14,
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1099। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1099 वॉल्यूम। आइए देख लेते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अंडर रूट 64 क्या होगा। तो 64 का क्या होता है स्क्वायर रूट 8 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर, का आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है tan स्क्वायर ए है यहाँ पे tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर इज इक्वल टू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए ये कॉस करके क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट पूछा गया है मीन ऑफ 2 3 5 6 7, मतलब इसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं मीन, जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ लेंगे और जितना संख्या दिया हुआ है बट्टा उतना हो जाएगा। तो यहाँ कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 6 + 7 बट्टा 5। जिनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 23/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.6। नेक्स्ट है 162 कंडक्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन। तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, और इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग मो में, MHO मो, और इसे ओम लिखते हैं, उसी को उलट के लिख देंगे तो वो हो जाएगा उसका दर्शाते हैं उसको इसी तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मो हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 163 में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू इन सेंटीग्रेड, मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, पूछा है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165 P + Q इंटू P - Q इज इक्वल टू, हमें पता है ये फॉर्मूला किसका होता है A² - B² का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P² - Q², तो इसका आंसर हो जाएगा P² - Q²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166 1 मीटर इज इक्वल टू डैश फीट। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3.28 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हीट इन CGS सिस्टम इज। तो हम लोग मेजर करते हैं कैलोरी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैलोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168 इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ x² - y² बट्टा 2 इज डैश। ठीक है, मतलब बोला गया x का वैल्यू दिया हुआ है y का वैल्यू दिया हुआ है, x² - y² बाई 2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया कि x² - y² बाई 2 इज इक्वल टू वॉट इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। मतलब ये निकालना है अगर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। तो या तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं A² - B² फॉर्मूला पे A + B इंटू A - B, या डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x + y इंटू x - y बाई 2। तो x + y कितना हो जाएगा 5, x - y 1/2 इज इक्वल टू 5/2 आंसर। इसको अगर ऐसे भी निकाले हम लोग कैसे x² - y² क्या हो जाएगा 9 - 4/2, तो वही क्या हो जाएगा 5/2, इसका आंसर हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 169 स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि कम से कम 30 तक का जो है आप याद रखिए, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है 170 टोटल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहते हैं किसको प्रेशर को, F/A है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट है 171 मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज डैश। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है लोड पर, मतलब लोड बाय एफर्ट। तो पहले हम जान लेते हैं कि किसे कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, ताकि अगर नेक्स्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनने लगेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है जब भी किसी मशीन पे हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ एक बल उत्पन्न होता है, तो उस मशीन से उत्पन्न हुए बल तथा जो बल हम लगाते हैं उसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं।
तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम कितना अधिक से अधिक टॉर्क पैदा कर सकते हैं, टॉर्क कितना जनरेट हो सकता है, जैसे कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये किसका किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है लोड पर एफर्ट होता है, लोड बट्टा एफर्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। पोजीशन मतलब dp/dt क्या होता है, स्पीड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 172 का स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 0.003 इंटू 0.25, तो कितना हो जाएगा, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75, और कितना अंक में दशमलव आ जाएगा, धर 2 है 3 है 5, तो 0 पॉइंट के बाद 3 0 होगा और 75 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, डेसिमल वैल्यू ऑफ 3/4, क्या होगा, 3/4 का डिवाइड कीजिए 0.75, तो कितना हो जाएगा 173 का 0.75। नेक्स्ट पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है सम ऑफ द एंगल इन अ स्क्वायर इज डैश डिग्री, तो स्क्वायर का वर्ग, तो पूछा गया कि वर्ग जो है उसके कोनों का योग कितना होता है। तो हमें पता है वर्ग में कितना कोना होता है, 4 कोना होता है, चारों 90 डिग्री का होता है, तो कितना हो जाएगा 19 × 4 360 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वुड इज अ डैश कंडक्टर, लकड़ी जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, इसका आंसर हो जाएगा बैड कंडक्टर। नेक्स्ट है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स एंड साइड्स आर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है, जितना भी साइड है सब समान होता है, बराबर होता है, और जो उसका एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्वल एंड 60 डिग्री। नेक्स्ट पूछा है 35% ऑफ 1500, तो कितना हो जाएगा 1500 गुना 35/100, ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 35 गुना 15 कितना होगा 525। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। का जब भी रहे मतलब गुना, तो 1500 का 35%, तो 1500 गुना 35% क्या होता है 100, तो कितना हो जाएगा 1500 गुना 35/100, तो इधर 100 का 2 0, 1500 का 2 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका पूछा गया एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है ये हाफ गुना बेस गुना परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, हेक्सागोनल हैज़ डैश साइड, तो ऐसे नाम से चल जाएगा पता, हेक्सा मतलब क्या होता है 6 होता है, तो साइड कितना होगा 6 साइड होगा, तो 180 का आंसर हो जाएगा 6। ये पेंटागन तो क्या होता है, पेंटा मतलब 5, तो पेंटागन में कितना साइड होगा 5, तो ऐसे ही हम लोग उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 181, इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय डैश एंड डैश। बोला गया अगर किसी वृत्त का रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, तो इसका परिमिति और क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा πr² एंड 2πr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, इलास्टिसिटी जो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसे यंग मॉडुलस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, यंग मॉडुलस पूछे या आपको इलास्टिसिटी का रेशियो पूछे, क्या हो जाएगा ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बहुत बार मैं पूछ रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। इसका आंसर कितना हो जाएगा 183 का, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें लॉग AM माइनस लॉग बेस है AN, ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है, ये क्या है इसका रूल फार्मूला का ही क्वेश्चन पूछ दे, तो ये क्या हो जाएगा log A m/n, हमें पता है जब भी डिवाइड में तो वो क्या होता है माइनस हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा log A m/n हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली फील इज कॉल्ड, तो ऐसा कौन सा एनर्जी हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, तो ये कौन सा एनर्जी होता है इंफ्रारेड लाइट जो होता है वो एक प्रकार का लाइट है जिसे हम लोग देख नहीं सकते लेकिन इसको हम लोग फील कर सकते हैं, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ 100 इज, तो अभी जस्ट हमने बोला क्या कि 25 जो है परसेंट ऑफ 100, तो 100 का 25% तो क्या हो जाएगा 100 गुना 25/100 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, ये बन गया। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 188 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें पूछा गया है x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है x + y इंटू एक्स माइनस वाई,
इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन। तो जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसे कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ओम में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0225। ठीक है, तो ये पता है 225 का क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, तो 0.0225 का कितना हो जाएगा? 0.15 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, पूछा गया है कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज। ठीक है, यहाँ पे इंजन लिखा गया, इंजन होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। तो ये इस टाइप का रेशियो होता है जो किसी किसके भी होता है, जिसमें भी हम लोग पेट्रोल रखते हैं। ठीक है, उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका रेशियो और जो बॉटम लेयर होता है, जो बॉटम पोजीशन होता है, उस दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। और जनरली ये 8:1 या 12:1 होता है पेट्रोल इंजन के लिए। जितना ज़्यादा इसका रेशियो होगा उतना ही अच्छा आउटपुट आता है किससे? जो भी गाड़ी है, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उतना ही उसका अच्छा पावर होता है। उसका रेशियो जनरली क्या होता है? 8:1 या फिर 12:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1 HP इज इक्वल टू डैश किलोवाट। तो 1 HP इज इक्वल टू कितना वाट होता है? 746। तो कितना किलोवाट होगा? 0.746। तो 192 का आंसर हो जाएगा 0.746। नेक्स्ट है 193, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील जो होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है? तो 0.25 रहता है उसका परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 194, मैकेनिकल एडवांटेज। तो अभी जस्ट मैंने बताया भी था पहले के क्वेश्चन में। तो क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? एक्चुअली ये एक रेशियो होता है कि कोई भी जो मशीन है, ठीक है, वो कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, हम लोग जितना फोर्स लगाए हैं उसके रेशियो में। मतलब जितना कोई मशीन फोर्स प्रोड्यूस किया बट्टा कितना फोर्स हम लोग उसमें लगाए। इससे हम लोग क्या होता है, किसी मशीन का जो है परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आउटपुट कितना आया। क्योंकि मशीन जो भी फोर्स प्रोड्यूस किया मतलब उसका आउटपुट बट्टा इनपुट, तो जितना ज़्यादा इसका आउटपुट होगा उतनी अच्छा मशीन का परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका रेशियो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो किसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये क्या होता है? किसी भी बॉडी जो होता है, जो भी बॉडी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बॉडी का वॉल्यूम बट्टा वाटर का वॉल्यूम, यही होता है उसका रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? ये क्या लिखते हैं इसको हम लोग? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या 1 ग्राम पर ml। यही क्या कहलाता है? डेंसिटी ऑफ वाटर कहलाता है। और जिसका वैल्यू क्या होता है? 997 kg पर मीटर क्यूब। इसका डायरेक्ट इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं या उसका फार्मूला भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 997 kg पर मीटर क्यूब इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, तो मतलब लीवर जो होता है मशीन में लगा हुआ, उसका प्रिंसिपल क्या, कैसे काम करता है ये? तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो लीवर होता है उसके एक्सपेरिमेंट से ये पाया जाता है कि जब भी दो फोर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं तो एक फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज काम करता है और एक फोर्स क्लॉकवाइज काम करता है। यही होता है किसी भी लीवर का फॉर्मूला। एक्चुअली कुछ है क्या, ये एक रॉड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे लीवर को लगाते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो जब फोर्स लगता है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक फोर्स जब क्लॉकवाइज चलता है, दूसरा कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। नेक्स्ट पूछा गया 167 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन। मतलब 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, 67 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो केल्विन में किसके बराबर होगी? हमने फार्मूला बताया था पहले भी, फिर से मैं बता देती हूँ। फार्मूला क्या होता है? F-32/9 इज इक्वल टू क्या होता है? K-273/5। तो जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 348.15 केल्विन। नेक्स्ट पूछा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज। तो अगर इसका वैल्यू पूछा जाए वाटर का तो ये होता है 2260 किलो जूल पर केजी। ठीक है, या फिर इसको हम डिफाइन करें किसे कहते हैं लेटेंट हीट, तो क्या होता है? ये एक्चुअली एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिससे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितना हीट चाहिए होता है 1 मोल जो है किसी लिक्विड का चेंज करने के लिए इसके बॉइलिंग पॉइंट तक किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं। अगर इसका वाटर का पूछता तो हम लोग इसको वैल्यू कहते हैं 2260। अगर
डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, ये एक प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस का, किसी एक प्रॉपर्टी होता है जो ये दिखाता है कि कितना हीट का ज़रूरत हम लोगों को चाहिए होगा, कितना ज़रूरत पड़ेगा एक हीट का, एक मोल जो है किसी लिक्विड के एक मोल को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने में, सिंपल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसे हिंदी में गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे अगर डिफाइन कर सकते हैं तो इसे हमें इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जो है ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट 3 वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। ये कंप्लीट मिक्सचर था। आप अगर देख रहे होंगे इसके सारे पार्ट्स को तो आपको पता चल रहा होगा ये कंप्लीट मिक्सचर है, मतलब इसमें मैथ्स भी है और साइंस भी है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के पास जो है मैथ्स के क्वेश्चन पहुँचे, वो इसे सॉल्व करें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएँ। इससे बाहर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज मैं इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी कि आप इसको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इसमें जो है कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम सेकेंड ईयर का भी डालिए, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन सेट जो है ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं जब आगे बताऊंगी तो आपको और भी चीज़ समझ में आ जाएगा, पार्ट 5 तक जब अब तक आएगा कि आप समझ जाएंगे कि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, पार्ट मतलब फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। जितने भी आप लोग ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के हैं, वायरमैन के हैं, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके सारे पार्ट्स को जानने के लिए, सारे पार्ट्स को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन का बेल जो है वो बज जाए।